हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, अभी तक हम बात कर रहे थे फोर्स के बारे में। देन मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ की इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर सेकंड लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट था और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। उसमें मैंने कुछ आपको की पॉइंट्स भी बताए थे। इम्पल्स के बारे में हमने डिस्कस किया बेटा ग्राफिकल प्रॉब्लम कैसी फ्रेम हो सकती हैं और ग्राफ के हमारे क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। आफ्टर देन थर्ड लॉ का हमने लैंग्वेज समझा और उसके कॉन्सेप्ट को समझा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। फर्दर आप सेम टॉपिक हेडिंग डालो पहले फोर्स मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पे पढ़ाने का लॉजिक है अगेन कि जो भी फोर्स हम अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में यूज में लेने वाले हैं, एक बार हम इनको समझ लेते हैं, देन हम फिर इनको अप्लाई कर रहे होंगे, इनको यूज में ले रहे होंगे। तो बेटर वे में अप्लाई करने के लिए हमें इनका बेसिक पता होना जरूरी है। तो एक बार मैं बेसिक को आपको समराइज कर देता हूँ, कौन कौन से फोर्स हमारे यूज में आते हैं। तो देखो बच्चों, नेचर ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये सारी बातचीत हमने ऑलरेडी की हुई है। क्लियर? तो मैं डायरेक्टली टाइप ऑफ फोर्स पे आता हूँ। तो हमारा फर्स्ट फोर्स है जो हम यूज में लेने वाले हैं, डेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड ग्रेविटी। देखो बच्चों, जनरली हम जितनी भी बातचीत कर रहे होंगे वो अर्थ के फ्रेम में कर रहे होंगे। अगर हम अदर प्लेनेट पे जाएंगे तो अदर प्लेनेट का ग्रेविटी हम यूज में लेने वाले हैं और वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। बट 99% केसेज में, इवन मोर देन 99% केसेज में हम अर्थ फ्रेम में ही बातचीत कर रहे होते हैं। तो जैसे मैं अगर बात करता हूँ बेटा, ये अर्थ सरफेस है, क्लियर, और यहाँ पर ये कोई भी एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है, अर्थ जो है वो सभी मास पार्टिकल्स पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, डेट इज इक्वल टू होगा mg। अर्थ जितने भी मास पार्टिकल्स हैं सभी पर टूवर्ड द सेंटर, डेट मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, विच इज इक्वल टू होगा mg। जैसे अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ बेटा, आपको ये कोई भी लार्ज ब्लॉक गिवन है m1, ये कोई एक स्मॉलर ब्लॉक गिवन है m2, क्लियर। सो हेयर m1 पर भी फोर्स अप्लाई होगा m1g, m2 पर भी अप्लाई होगा m2g, और दोनों पर फोर्स किधर अप्लाई होगा? डाउनवर्ड। बस एक ही कॉन्सेप्ट है, ऑल टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एंड अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज इक्वल टू होगा आपका mg। कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस सिंपल सी बात है, इतने ही आपको समझना है कि आपको कुछ भी बोल दे। जैसे मैं अगर ऐसे बोल देता हूँ कि आपको बेटा ये कोई भी एक ब्लॉक गिवन है, ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास है कैपिटल M और इसका मास है स्मॉल m, तो इस पर भी नीचे लग रहा होगा mg और स्मॉल पर भी लग रहा होगा स्मॉल mg। सो ये एक सिंपल सी कहानी है। अगर आपको कोई भी मास ब्लॉक गिवन है, जो आपको गिवन ही होगा, तो सबसे पहला फोर्स जो आप उस पर ड्रॉ करने वाले हो वो होगा हमारा ग्रेविटी, और उसको आप किधर लगाने वाले हो? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एंड अमाउंट कितना लिखने वाले हो बेटा आप उसका? mg। आ रही बात यहाँ तक समझ में? तो आप इसको बना लो, कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता है इसके बारे में, तो कहीं आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। अगर आपको 10 ब्लॉक गिवन है तो 10 पर अलग अलग mg लग रहा होगा, ठीक है। सभी का अलग अलग ड्रॉ करना है, जैसे m1 का सेपरेट, m2 का सेपरेट, उस पर ऊपर m3 होता तो उसका भी सेपरेट। ऐसा मत कर देना m1 के नीचे लिख दो m1 प्लस m2 इंटू जी, वो तो नेट इफेक्ट है, हमें नेट नहीं लिखना है डायरेक्ट। नेट को हम स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे तो कभी कोई भी एरर नहीं होगी। इसलिए m1 पे लग रहा है ग्रेविटी कितना? mg, m2 पे लग रहा है m2g। तो ये आप कॉपी करो, देन अगले फोर्स की बात करते हैं। बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपके काम में आने वाली है। चलिए अगले फोर्स की बात करते हैं। देखो बच्चों, सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स होते हैं हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मीनिंग क्या है? दे एक्ट बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट। सिंपल सी बात है, नाम से क्लियर है कि कॉन्टैक्ट के कारण अप्लाई हो रहे होते हैं। दे एक्ट बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट। और दो टाइप के हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, एक को तो हम बोल देते हैं बेटा नॉर्मल फोर्स, और सेकेंड टाइप होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। दो टाइप के हम कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट इज नॉर्मल फोर्स एंड सेकंड इज अ फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल फोर्स दैट इज आल्सो कॉल्ड रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और फ्रिक्शन जो है इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे,
ठीक है, ये हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको नॉर्मल के बारे में बताऊंगा, फ्रिक्शन पे हम सेपरेटली एक कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो पूरा टाइम बिंग फ्रिक्शन को हम होल्ड कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन अभी भी आपको पता ही होगा कि मोशन का अपोज करता है। अगर नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हम इस पे चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको तो हम तब पढ़ लेंगे। बस मैंने आपको बताया है जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम क्यों ना उसे प्रॉपर फॉर्मेट में ही करें, ठीक है, इस कारण से आपको लिखा है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा दो टाइप का हो गया, फर्स्ट इज नॉर्मल, सेकंड इज फ्रिक्शन। बात कर लेते हैं नॉर्मल फोर्स क्या है। तो देखो बच्चों, सिंपल सा लॉजिक है कि लेट्स से ये अर्थ है और यहाँ पर ये कोई भी ब्लॉक रखा है। एक तो आपको पता है कि अर्थ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा mg, ठीक है, वो तो छोड़ो, वो तो लगना ही है। अब बात आती है कांटेक्ट फोर्स की। तो ये ब्लॉक अर्थ के कांटेक्ट में है, डेट मीन्स ये ब्लॉक अर्थ सरफेस को प्रेस कर रहा है। तो ये ब्लॉक जो है ये अर्थ सरफेस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ब्लॉक अर्थ सरफेस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। सो ब्लॉक ने अर्थ पर एक्शन किया, ओवरऑल अर्थ ब्लॉक पर रिएक्शन करेगी जो इक्वल अमाउंट का होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बात क्या है कि ब्लॉक ने अर्थ पर एक्शन किया तो अर्थ ने ब्लॉक पर रिएक्शन किया, दैट आल्सो विल बी द सेम अमाउंट बट एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स अर्थ इस ब्लॉक पर बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स, क्योंकि ये सरफेस के नॉर्मल है। एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड रिएक्शन फोर्स बिकॉज एक्शन का ये रिएक्शन है। आ रही बात समझ में? सिंपल सा है, समझ लेना, क्योंकि आगे की जितनी भी प्रॉब्लम आप लॉज ऑफ मोशन में पढ़ोगे उसको हम सॉल्व करते हैं बेटा FBD कॉन्सेप्ट से। कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा? FBD कॉन्सेप्ट। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो FBD के लिए हमें फोर्स ड्रॉ करना आना चाहिए, इसलिए ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक हैं, कहीं लिखी हुई नहीं होती हैं, लेकिन यही है कॉन्सेप्ट जो आपको समझना होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ बेटा, ये ब्लॉक है, ब्लॉक ने अर्थ पर एक्शन किया तो अर्थ ने ब्लॉक पर रिएक्शन किया जो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और कितना होगा? जितना अमाउंट का एक्शन है, और इसको हमने डिनोट कर सकते हैं n से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी है और रिएक्शन है, इसलिए इसको हम रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, राइट। वी कैन आल्सो एज्यूम लाइक, आपको बेटा ये है ना ब्लॉक गिवन है, एक ये गिवन है और एक ये गिवन है, फिर एक ये 3 ब्लॉक्स गिवन है, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ 1, इसको मैं बोल देता हूँ 2, दैट इज 3। ये 3 ब्लॉक का पेयर गिवन है। तो देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करता हूँ तो कैसे ड्रॉ करोगे? फर्स्ट ब्लॉक को अगर मैं चेक करता हूँ तो इसका इस सरफेस से कॉन्टैक्ट है, दैट मीन फर्स्ट ब्लॉक अर्थ सरफेस पर एक्शन कर रहा है, तो ओवरऑल बेटा इस पर अर्थ सरफेस रिएक्शन करेगी। तो एक तो इसके ऊपर आ जाएगा बिकॉज ऑफ अर्थ कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स। आगे बात समझ में कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। सेकंड, फर्स्ट का एक और कॉन्टैक्ट है सेकंड ब्लॉक के कारण, तो फर्स्ट सेकंड पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा जो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल। तो फर्स्ट ने सेकंड पर एक्शन किया तो सेकंड ने फर्स्ट पर रिएक्शन किया। जैसे अगर ये इस पर n लगा रहा है तो यहाँ पर भी n लगेगा। इन सेम वे सेकंड और थर्ड में कॉन्टैक्ट है तो सेकंड थर्ड पर एक्शन करेगा तो थर्ड सेकंड पर रिएक्शन करेगा। अगर ये यहाँ n डैश लगा रहा है तो इस पर भी n डैश लगेगा, क्योंकि अमाउंट तो सेम होगा बट मैग्नीट्यूड, अमाउंट सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ने थर्ड पर एक्शन किया तो थर्ड ने सेकंड पर रिएक्शन किया। एक सेकंड ग्राउंड के कांटेक्ट में तो n2, एक थर्ड ग्राउंड के कांटेक्ट में तो n3। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ कांटेक्ट फोर्स टाइप ऑफ नॉर्मल, नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्स, कितने नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्ट होंगे विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट। जितने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट होंगे ना बेटा, उतने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई होंगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे बेटा अगर मैं 1 2 3 तीनों ब्लॉक के लिए बात करूं तो फर्स्ट के 2 कॉन्टैक्ट हैं, एक तो ग्राउंड के साथ, एक सेकंड ब्लॉक के साथ। तो एक तो ग्राउंड ने कॉन्टैक्ट फोर्स लगाना है
और एक सेकंड ब्लॉक को लगाना है। सेकंड ब्लॉक के 3 कांटेक्ट हैं, फर्स्ट 1 3 एंड ग्राउंड। तो ग्राउंड ने लगाया, 1 ने लगाया, 3 ने लगाया। 3 जो थर्ड ब्लॉक है उसके 2 कांटेक्ट हैं, ग्राउंड एंड 2। ग्राउंड ने लगाया और एक 2 ने लगाया। जितने नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट होंगे उतने कांटेक्ट फोर्स हमारे अप्लाई होंगे। आ रही बात समझ में? एंड ऑल टाइम कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये सेकंड पे लग रहा है तो सेकंड ने ये 1 पे लगाया है। जैसे अगर मैं सेकंड का डायग्राम सेपरेटली बनाता हूं तो एक तो ये फर्स्ट ने लगाया है एन, एक ये थर्ड ने लगाया है एन डैश, और एक ये ग्राउंड ने लगाया है एन। सेकंड पर ये फोर्स लग रहे हैं, जो लगने वाले फोर्स हैं, लगाए हुए नहीं, लगने वाले जो फोर्स हैं वो ये है। फर्स्ट ने लगाया सेकंड पे ये, थर्ड ने लगाया ये, और ये इसने खुद ने लगाए हैं। ठीक है, कौन से लग रहे हैं अगर उनका डायग्राम बनाता हूं तो वो ऐसा आएगा। आ रही बात समझ में? जैसे एक और एग्जांपल से आप समझ लो, जिससे आपका और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी रिमूव हो जाए। लेट से बेटा मैं बोल देता हूं ये कोई भी एक है ना फ्रेम है, क्लियर? यहां पर ये कोई भी एक बॉल रखी हुई है, एक बॉल तो ये ऐसे है, एक बॉल ऐसे, ऐसे 2 बॉल्स रखी हुई है, क्लियर? ये कोई भी एक फ्रेम है, एक बॉल यहाँ रखी है, एक बॉल यहाँ रखी है। आ रही है बात समझ में? अगर मैं कांटेक्ट फोर्स ड्रॉ करता हूँ तो देखो बेटा, अगर आप इस फर्स्ट सर्किल को देखोगे तो इसका एक कांटेक्ट पॉइंट ये रहा, एक कांटेक्ट पॉइंट ये रहा, एक कांटेक्ट पॉइंट ये रहा। तो ये ग्राउंड को नीचे प्रेस कर रहा है, तो ओवरऑल इस पे ग्राउंड एक तो ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। ये फर्स्ट सेकंड बॉल को इधर प्रेस करेगा तो सेकंड फर्स्ट पर इधर फोर्स लगाएगा। ये लार्जर बॉल इस वाली लेफ्ट बॉल को इधर प्रेस करेगी तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा। आ रहा है समझ में? कि अगर मैं फर्स्ट पर फोर्स कांटेक्ट फोर्स ड्रॉ करता हूं, ग्राउंड के कारण कांटेक्ट था, ये आ गया, एक लेफ्ट बॉल का कांटेक्ट था तो उसका आ गया, एक सेकंड ब्लॉक का कांटेक्ट था तो उसका आ गया। तो अगर आप इसको सेपरेटली बनाओगे तो एक तो बेटा इस पे इधर से लग रहा है एन डैश, एक इस पे इधर से लग रहा है एन, और एक इस पे बेटा नीचे से लग रहा है एन। इस तरीके से इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं क्योंकि इसके कांटेक्ट पॉइंट अपने 3 हैं। जैसे अगर मैं सेकंड को बनाता हूँ तो सेकंड के भी 3 कांटेक्ट हैं, एक तो इधर से लग रहा है एन, एक ये बेटा ये राइट वॉल लगाएगी एन डबल डैश, सॉरी इसके 2 कांटेक्ट हैं तो यहाँ पर बेटा अपने 2 कांटेक्ट फोर्स लगेंगे। अगर इसका ग्राउंड से भी कांटेक्ट होता तो ग्राउंड भी लगाता, ग्राउंड से कांटेक्ट नहीं है इसलिए ग्राउंड नहीं लगा रहा है। तो सेकंड कांटेक्ट फोर्स, जिसमें फर्स्ट टाइप है अपना नॉर्मल, सेकंड है फ्रिक्शन, इसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, वी विल डिस्कस इट लेटर। ओनली हम बात कर रहे हैं नॉर्मल की, दैट इज आल्सो कॉल्ड रिएक्शन। रिएक्शन क्यों बोला है हमने इसको? क्योंकि ये रिएक्शन का, एक्शन का रिएक्शन पेयर आ रहा है, इफेक्ट जो आ रहा है वो रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ने सेकंड पर एक्शन किया तो सेकंड ने फर्स्ट पर रिएक्शन किया है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम इनको ड्रॉ करते हैं। लॉजिक आ रहा है? तो ये भी आप ड्रॉ कर लो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको फोर्स ड्रॉ करना आ गया मतलब आपको एफबीडी बनाना आ गया, और अगर आपने एफबीडी बना लिया मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनको आप कॉपी करो। फिर अगले फोर्स पर हम आते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स हमारा क्या पॉसिबल है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ये बेसिक समझ में आ जाते हैं तो लॉज ऑफ मोशन को समझना आसान हो जाता है। लॉज ऑफ मोशन समझ में आता है तो वर्क पावर एनर्जी अगला चैप्टर समझना आसान होगा। चलिए, अगले टाइप की बात कर लेते हैं, थर्ड टाइप के फोर्स की। तो देखो बेटा, अपना थर्ड टाइप का फोर्स है टेंशन। टेंशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि टेंशन क्या है। तो देखो, ये बेटा स्ट्रिंग में अप्लाई होता है, स्ट्रिंग, रोप, अगर आपको ऐसा कुछ बोला है तो इनमें ही अप्लाई होगा। ठीक है, ऑल टाइम ये पुलिंग फोर्स होगा। ऐसे 2 टाइप का नेचर होता है ना अपना फोर्स का, तो ये हमारा पुलिंग फोर्स होगा। पुलिंग क्यों बोला मैंने? कि जैसे आपके पास रस्सी है, रस्सी से आपने बकेट को बांधा है,
तो बकेट को आप रस्सी से खींच ही सकते हो, रस्सी से दबा नहीं सकते। आ रही ना बात समझ में, कि रस्सी को आप टाइट करके खींचोगे तभी उस पर फोर्स लगेगा, अगर आप ढीला छोड़ोगे तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। दैट मीन्स रस्सी को हमें पुल करना पड़ता है, इसलिए दैट इज अ टाइप ऑफ पुलिंग फोर्स। किन में अप्लाई होगा? स्ट्रिंग और रोप में अप्लाई होगा। क्या है कहानी इसकी? तो लेट्स से मैं बोल देता हूँ बेटा, ये कोई भी है ना प्लेटफॉर्म है, यहाँ से एक रस्सी को मैंने लटका रखा है और इससे एक ब्लॉक लटका दिया। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये जो ब्लॉक है, एक तो इस पे ग्रेविटी लगेगा, वो तो नीचे लगेगा, उसकी बात हमें पता है। क्या इसका किसी से कोई कांटेक्ट है? कोई ग्राउंड से या कहीं और कहीं किसी को टच कर रहा है? नहीं कर रहा। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं है। अगला, अब ये रस्सी से कनेक्टेड है, तो ये ब्लॉक क्या करेगा? रस्सी को नीचे खींचना चाहेगा। भाई ब्लॉक का वेट है, आप सिंपल सी बात है, बंदर की पूंछ को पकड़ के बंदर को लटका दो, तो जिस बंदर की पूंछ पकड़ी है उस पर तो फोर्स लग ही रहा है। आ रही ना बात समझ में? तो सिंपल है कि अगर यहाँ पर मैंने ब्लॉक को लटका दिया तो ये रस्सी को किधर कर रहा है? नीचे खींच रहा है। दैट मीन्स ब्लॉक जो है, ये जो ब्लॉक है, ये रस्सी पे फोर्स किधर लगा रहा है? नीचे। तो रस्सी पर एक्शन हो रहा है नीचे, तो रस्सी क्या करेगी? रिएक्शन, और ये ब्लॉक पर फोर्स किधर लगाएगी? ऊपर। और ये जो फोर्स होता है, जो रस्सी में फोर्स आता है, इसको हम बोलते हैं टेंशन। रस्सी को इसने टेंशन दे दी, कितनी? T। ठीक है, सिंपल है कि इस तरह से रस्सी में टेंशन आ जाती है। और अगर ब्लॉक के रेस्पेक्ट में लगाओगे तो ब्लॉक ने रस्सी को नीचे खींचा है, इसलिए ब्लॉक पर किधर लगा? ऊपर। कि अगर मैं ब्लॉक का सेपरेटली बनाता तो एक तो नीचे ग्रेविटी लग रहा है, इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, एक रस्सी के, इसने रस्सी को नीचे खींचा तो इस रस्सी ने इस पर किधर लगाया है? ऊपर। दैट मीन एक तो ब्लॉक पर ऊपर टेंशन लगा और नीचे क्या लगा? mg। क्योंकि ये रस्सी को किधर खींच रहा है? नीचे। आ रही है बात समझ में? और देखो बेटा, जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग है विच इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ टेंशंस। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ टेंशंस होंगे। एक स्ट्रिंग है, एक टेंशन होगा, 5 स्ट्रिंग है, 5 टेंशन होंगे, 10 स्ट्रिंग है तो 10 टेंशन होंगे। हालांकि हम 5 और 10 स्ट्रिंग तक नहीं जाते हैं, हम 2-3 स्ट्रिंग तक ही जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है बेटा ये कोई भी एक स्ट्रिंग है, इससे मैंने एक ब्लॉक को हैंग किया है m1 को, ये कोई अनदर स्ट्रिंग है, इससे मैंने दूसरा ब्लॉक हैंग किया है m2। आपके पास 2 ब्लॉक हैं m1 m2, आपने दोनों स्ट्रिंग से इनको हैंग कर रखा है। क्लियर है ये चीज़? अब देखो बेटा, जैसे अगर मैं m2 की बात करता हूँ तो m2 स्ट्रिंग को किधर खींच रहा है? नीचे। अगर मैं m2 को सेपरेट ले लेता हूँ तो m2 पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है m2g, m2 पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है m2g, सही बात है। दूसरा, ये इसका क्या कोई कांटेक्ट है किसी के साथ, ग्राउंड के साथ, या इधर लेफ्ट राइट में कोई वॉल हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी नॉर्मल फोर्स अपना नहीं लगने वाला है, इधर कोई भी अपना नॉर्मल फोर्स तो नहीं लग रहा है। अब बात आती है इस ब्लॉक का रस्सी के साथ कांटेक्ट है, और कितनी रस्सियों के साथ कांटेक्ट है इसका? एक रस्सी के साथ। m2 तो एक ही रस्सी से जुड़ा हुआ है, तो इसका एक रस्सी के साथ कांटेक्ट है, तो ये एक रस्सी में टेंशन लाएगा। कितनी रस्सी में टेंशन लाएगा? एक में। कैसे, किधर लाएगा? तो m2 रस्सी को नीचे खींच रहा है, इसने रस्सी को किधर खींचा? नीचे। तो रस्सी ने इस पर फोर्स किधर लगाएगा? ऊपर। समझ लो, सीधा सीधा भी याद रख सकते हो, टेंशन हमेशा आउटवर्ड लगता है, बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, दबाना तो पॉसिबल है नहीं, खींचना ही पॉसिबल है, तो टेंशन ऊपर ही लगेगा। सीधा सीधा समझ सकते हो कि ब्लॉक से बाहर लगना चाहिए। लेकिन अगर मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताऊं तो m2 रस्सी को नीचे खींच रहा है, इसलिए रस्सी m2 पर किधर लगाएगी? ऊपर। दैट मीन यहाँ पे टेंशन किधर आ जाएगा? ऊपर। अगर मैं इस टेंशन को T2 बोलता हूँ तो इस पे टेंशन किधर आएगा? ऊपर। तो अगर मैं m2 पे फोर्सेस ड्रॉ करता हूँ तो पहला मैंने पढ़ाया था ग्रेविटी, वो तो ऑल टाइम डाउनवर्ड आएगा, उसमें तो कोई इफ एंड बट की जगह है ही नहीं। नॉर्मल यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सर कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है, नाउ ये रस्सी जो है, ये रस्सी को नीचे खींच रहा था, इसलिए रस्सी ने इस पर ऊपर लगाया, एक ही रस्सी से जुड़ा हुआ था तो एक टेंशन आ गया। आई बात समझ में? जैसे अगर मैं बेटा m1 के लिए लेता हूं तो सबसे पहले तो आप बोलोगे सर यहाँ पर इसका मास है तो ग्रेविटी लगेगा नीचे m1g।
इसको तो बच्चों हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, एकदम डम से डम्ब बच्चा भी इस बात को लिख लेगा। ठीक है, अब बात आती है टेंशन की। तो ये कितनी रस्सियों से जुड़ा हुआ है? 2 रस्सियों से। कितनी रस्सियों से जुड़ा हुआ है? 2 से। तो सीधी सी बात है, अगर ये ब्लॉक 2 रस्सियों से जुड़ा हुआ है तो इस पे 2 टेंशन आने वाले हैं। ठीक है, दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड विद 2 स्ट्रिंग, दैट्स व्हाई हियर 2 टेंशन विल अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ 2 टेंशन अप्लाई होंगे। अब कौन सी डायरेक्शन में होंगे वो हमें चेक करना है। तो देखो बच्चों, अगर स्ट्रिंग अलग अलग है, ठीक है, जैसे अगर मैं कॉन्सेप्ट लिखता हूं सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होगा, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन। सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा और डिफरेंट स्ट्रिंग में डिफरेंट टेंशन होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बेटा डिफरेंट स्ट्रिंग हो और सेम टेंशन हो जाए। अगर मैं वैल्यूज ही कुछ ऐसी दूं कि उनका अमाउंट सेम आ जाए तो बात अलग है, लेकिन हमें लिखना तो उनको अलग ही है जब तक मुझे उसकी वैल्यूज नहीं पता है। तो लेट्स से मैंने बोला यहाँ पे टेंशन T2 है और इधर मैं बोल देता हूँ टेंशन T1 है। दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है क्योंकि बीच में से इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो दोनों अलग अलग हो गए। अगर दोनों स्ट्रिंग अलग अलग हैं तो मैं बोल दूंगा दोनों में जो टेंशन होगा वो अलग अलग होगा। अब किधर होगा? तो जैसे मैं ऊपर वाले की बात करता हूं तो M1 ऊपर वाली स्ट्रिंग को किधर खींच रहा है? नीचे। तो स्ट्रिंग इसको किधर खींचेगी? ऊपर। दैट मीन स्ट्रिंग जो M1 पे फोर्स लगाएगी वो अपवर्ड, और वो क्या हो गया? T1। और ये मैंने डायरेक्ट भी बताया है कि ब्लॉक के लिए बाहर की तरफ जाना चाहिए, आउटवर्ड जाना चाहिए टेंशन। तो T1 किधर जा रहा है? आउटवर्ड। पहला तो ड्रॉ हो गया। अगला ये दूसरी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब देखो बेटा, दूसरी स्ट्रिंग जो है, ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग के लिए टेंशन किधर लगेगा इसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, दूसरी स्ट्रिंग जो है वो इस ब्लॉक को किधर खींच रही है? नीचे। ये वाली स्ट्रिंग M1 को नीचे खींचेगी, ऊपर तो नहीं दबाएगी। अगर नीचे खींच रही है मतलब कि M1 पे फोर्स किधर लगा रही है? वो नीचे। या सीधा सीधा समझ लो कि अगर सर बात करता हूँ M1 से तो बाहर की तरफ ही जाना चाहिए टेंशन, तो T2 भी किधर होगा? बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर की तरफ तो एरो नहीं बनाएंगे क्योंकि वो गलत होगा। प्रेसिंग पॉसिबल नहीं है, पुलिंग इज ओनली पॉसिबल। और पुलिंग तो कब होगी? जब हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं। आ रही ना बात समझ में? तो इस तरीके से हम बेटा टेंशन ड्रॉ करते हैं। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन। बिकॉज हम यहाँ पर बेटा एक अजम्पशन लेके चलते हैं। क्या अजम्पशन है? मास ऑफ स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल। ये हम अजम्पशन कंसीडर करते हैं कि जो स्ट्रिंग है उसका कोई भी मास नहीं है। ठीक है, अगर मास नहीं है तो पूरी सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन ही रहने वाला है, चाहे वो स्ट्रिंग कितनी भी बड़ी हो। ये हम एक अजम्पशन के साथ चलते हैं, क्योंकि अगर मास होगा तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो मास ऑफ स्ट्रिंग की बात हम NLM में तो नहीं करेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम हम बात करते हैं रोटेशनल में, वो हम तब करेंगे। तो अभी हम मास ऑफ स्ट्रिंग की बात नहीं करने वाले। तो देखो, जैसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपको और फंडा क्लियर हो जाएगा इसका टेंशन का, और एक क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। लेट्स से मैं बोल देता हूँ बेटा ये पुली है। पुली क्या होता है? आपने देखा होगा कि गाँव में जो कुएँ होते हैं उन पर बेटा पुली से लगा के खींच रहे होते हैं रस्सी से। ठीक है, तो आपको बोला बेटा ये पुली है। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने ब्लॉक को अटैच करके लटकाया हुआ है। ये एक M1 है, ये एक M2 है, ये एक अपना M3 है। ठीक है, मैंने लेट्स से यहाँ पे 3 ब्लॉक को हैंग करके लटकाया हुआ है। डायग्राम दिख रहा है कि ये पुली है, आपको 3 पुली गिवन है, यहाँ पे 3 ब्लॉक को मैंने लटकाया है। अब बातचीत करते हैं सर टेंशन क्या होगा। ठीक है, और कंसिडरेशन क्या है कि जो स्ट्रिंग है वो सारी मासलेस है, मासलेस लेके चलते हैं, और टॉट स्ट्रिंग हम लेते हैं। टॉट का मतलब क्या है? स्ट्रेचेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि है ना नायलॉन वाला आता है ना कि ऐसे खिंच जाता है। ठीक है, रबर नहीं है। आ रही ना बात समझ में? एकदम टॉट स्ट्रिंग है, टाइट है एकदम। सो ये यहाँ पर बेटा ये स्ट्रिंग गिवन है, ये पुली गिवन है और ब्लॉक गिवन है।
अब आपको बताना है कि सर फोर्स ड्रॉ करना है। तो देखो बेटा, जैसे अगर मैं M1 की बात करता हूँ तो आप देखोगे कि ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग पूरी एक ही है, एक ही स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग है तो पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो हर जगह सेम होगा, पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो हर जगह सेम होगा, ठीक है। बट M3 की स्ट्रिंग अलग हो गई तो इसमें टेंशन अलग होगा। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन। तो यहाँ पर जो टेंशन होने वाला है वो बेटा हर जगह सेम होने वाला है, इसमें जो हमारा टेंशन होगा वो डिफरेंट होगा। आई बात समझ में? अब जैसे मैं M1 के लिए बेटा ड्रॉ करता हूँ फोर्सेस, तो एक तो इसका मास है तो सीधा सीधा आ गया M1 जी, ये तो आप डायरेक्ट लिख दोगे। M1 के लिए मैं बना रहा हूँ तो मैंने क्या किया, M1 को सेपरेट लिख लिया। समझ लो ये जो मैं प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ ना, यही प्रोसीजर आपको भी फॉलो करना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, और इसी प्रोसीजर को हम FBD बोलते हैं, जो अभी मैं बता रहा था आपको, इसी प्रोसीजर को हम FBD बोलते हैं। तो बाद में मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट कंपाइल भी करने वाला हूँ, और आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें सीख गए ना। आपने अगर FBD बनाना सीख लिया तो आप JEE एडवांस की भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपने मिस कर दिया तो आपको ईजी से ईजी प्रॉब्लम में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको है ना एक छोटे से वीडियो में आपको बताया भी था कि बेटा फिजिक्स पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो आप न्यूमेरिकल्स को ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन ओनली न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर रहे हो तो आप उनको रटने का ट्राई कर रहे हो, तो रटना इज नॉट पॉसिबल। ट्रूली रटना इज नॉट पॉसिबल इन फिजिक्स। फिजिक्स में तो आपको समझना ही पड़ेगा, और समझा भी बड़ा आसानी से जा सकता है। बस आपको चीज़ों को देखना है, सुनना है अच्छे से, और उनको अप्लाई करना सीखना है, तो आपको समझ में भी आएगा। तो बात है क्या अपनी, ये M1 था, नीचे लगा M1 जी, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक ही टेंशन आएगा, और टेंशन ऑल टाइम ब्लॉक के रेस्पेक्ट में होगा आउटवर्ड, तो ये ऊपर आ गया। इस तरीके का इसका FBD बनने वाला है। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, कि बॉडी को फ्रीली ड्रॉ कर लें, फिर उस पर जो भी फोर्स लग रहे हैं उनका डायग्राम। तो M1 का अगर मैं बनाता हूँ तो ऐसे बनेगा। जैसे मैं अगर M2 का बनाता हूँ तो नीचे एक तो अपना क्या लगेगा, M2 जी, ये भी एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर भी एक ही टेंशन आएगा, ठीक है। अगर मैं M3 का बनाता हूँ तो M3 को भी अगर आप देखोगे तो नीचे तो आएगा आपका M3 जी, और ये भी एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर भी आएगा T डैश। ये भी कितना स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक ही से। भाई आपको ऐसा नहीं है कि पूरे डायग्राम को देखना है। जब आप M3 की बात कर रहे हो तो ओनली M3 को देखना है, M3 के कनेक्शंस को देखना है, ठीक है। दूसरों को नहीं देखना, अपने वाले को ही देखना है, ठीक है। तो M3 है तो M3 को देखो, M1 है तो M1 को, M2 है तो M2 को। आई बात समझ में? अब देखो बेटा, ये तो हो गए इनके डायग्राम। अगर मैं पुली को चेक करता हूँ बीच वाली को, तो ऊपर इधर एक T है, इधर एक T है, और नीचे T डैश है। ये सब मासलेस सिस्टम है, इसलिए T डैश डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, तो T डैश इक्वल टू होगा 2T। ये कैलकुलेटिव पार्ट है, इस पर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ये इस क्वेश्चन में आ गया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, T डैश इक्वल टू होगा आपका 2T। क्लियर कि नीचे T डैश है, ऊपर TT है, इसलिए T डैश इक्वल टू होगा अपना 2T। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया बेटा अपना टेंशन। तो सबसे पहले मैं इन 3 फोर्स पर आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, ग्रेविटी, नॉर्मल एंड टेंशन। फिर मैं ऐड ऑन करूंगा स्प्रिंग फोर्स, उसके बाद मैं ऐड ऑन करूंगा यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स, और फिर हम एक और फोर्स ऐड ऑन करेंगे, डेट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। तो टोटल 6 फोर्स पर हम प्रॉब्लम करने वाले हैं NLM एंड फ्रिक्शन चैप्टर में। तो सबसे पहले मैंने आपको 3 फोर्स बताए हैं। ग्रेविटी जो ऑल टाइम डाउनवर्ड लगेगा, विच इज इक्वल टू mg। नॉर्मल बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट अप्लाई होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर अप्लाई होगा, रिएक्शन फोर्स है। टेंशन स्ट्रिंग रोप में अप्लाई होगा, ब्लॉक के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहेगा, डिफरेंट स्ट्रिंग में डिफरेंट टेंशन रहेगा। एंड हेयर वी कंसीडर मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल, एंड स्ट्रिंग जो हम यूज में ले रहे हैं डेट इज टॉट स्ट्रिंग, नॉट अ स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग। आ रही बात समझ में? तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप बेटा कॉपी करो।
ये हो गई अपनी टेंशन की कहानी, ठीक है। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। इन सारे कॉन्सेप्ट को अब मैं अप्लाई करने वाला हूँ। अप्लाई करके हम इन पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बनेंगे। लिख लो। इसे आप कॉपी कर लो जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। बस आपको इनका कॉन्सेप्ट डीपली समझना होता है। एक बार आपने ये चीज़ समझ ली ना, मैं बता रहा हूँ आपको 2-3 महीने तक रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं होगी। आपने जब चैप्टर पढ़ रहे हो तभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। चलिए बच्चों, आइए न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। देखो बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट होता है एफबीडी। सॉरी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, 5 चैप्टर, मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और मोस्टली इनको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है एफबीडी। अगर ब्लॉक वगैरह दिए हुए हैं तो उनको हम एफबीडी से सॉल्व करते हैं। तो ये एफबीडी है क्या है, पहले इसको समझ लो, ठीक है। दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है कि आपको कितना भी बड़ा सिस्टम दिया जाए, कितना भी बड़ा डायग्राम दिया जाए, आप बेटा उसके ब्लॉक को अलग अलग निकालो, उन पर सारे फोर्सेस ड्रॉ करो। दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। कहने का मतलब क्या है, इनको मैं ना स्टेप में लिख देता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम गिवन है तो आपको स्टेप 1 क्या करना है, ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम। ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम। सबसे पहले आपको एक बेटा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक सूत्र जितना अच्छा डायग्राम बनाओगे उतना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनती है। स्टेप 2, ड्रॉ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। आपने क्या किया, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया, ब्लॉक को अलग निकाला और उन पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबको ड्रॉ कर दिया। और फोर्स कौन कौन से, तो अभी मैं 3 फोर्स की ही बात कर रहा हूं आपसे। एक तो हो गया ग्रेविटी, एक हो गया नॉर्मल और सेकंड हो गया, थर्ड हो गया हमारा टेंशन। 3 फोर्स की मैं बात करने वाला हूं। तो ड्रॉ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, देन फोर्स ड्रॉ कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 3, स्प्लिट फोर्स इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अगर आपका कोई भी फोर्स इंक्लाइंड आता है, एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा है, तो आप उनको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में ब्रेक करके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में लिख लो, ठीक है। स्प्लिट फोर्स इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। फोर्स को आप पहले ब्रेक कर लो, क्लियर। देन स्टेप 4, ये आपने कर लिया। देन एनालाइज द डायग्राम इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। जो भी आपने डायग्राम बनाया है, जो भी सिस्टम आपने ड्रॉ किया है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, नॉट मूविंग और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
ठीक है, या तो वो सिस्टम मूव ही नहीं कर रहा है, अदरवाइज अगर वो मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कि व्हेन यू आर एनालाइजिंग द डायग्राम, देन इफ यू फाइंड सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, एंड हाउ विल फाइंड सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, कि अगर सिस्टम मूव नहीं कर रहा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन वी कैन से सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। देन नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, देन यू कैन राइट नेट फोर्स इक्वल टू 0। अगर सिस्टम मूव नहीं कर रहा है तो नेट फोर्स इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो। और अभी मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा तो वहां पर आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि पॉइंट वैसे भी समझ में आ गया होगा, डायग्राम से आप इमेजिन भी कर पाओगे। ठीक है, नाउ स्टेप 5। स्टेप 5 क्या है, ये आपने कर लिया। नाउ स्टेप 5 बोलता है इफ सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, अदरवाइज सिस्टम स्टेप 4 फॉलो हो रहा होगा और स्टेप 5 फॉलो हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों स्टेप आ रहे होंगे, या तो ये होगा अदरवाइज ये होगा। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, दैट मीन्स मूविंग विद एक्सीलरेशन, इफ इट इज मूविंग इन अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में जाए, इफ दैट इज मूविंग विद एक्सीलरेशन, देन यू कैन राइट नेट फोर्स is equal to ma. Then what you have to write? Net force is equal to ma. These are the steps. 4 steps में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस आपको क्या बनाना आना चाहिए? FBD। FBD का प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट यू ड्रॉ डायग्राम, देन ड्रॉ द फोर्स, splits force into horizontal and vertical if required. If that is required, then fulfill it. Then analyze the system. If you find system is in equilibrium, then you can write net force is equal to 0. And if you find system is not in equilibrium, then you can write net force is equal to ma. And how you can analyze? So by these property you can say system is in equilibrium or system is not in equilibrium, right? So copy this concept, then we'll start numericals. This is the procedure how to make a solution, that is a procedure to make solution, right? लिख लो बच्चों, ये आप कॉपी करो, देन विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे यहाँ पर फ्रेम होने वाले हैं। क्लियर? If you have any doubt, so you can ask on your respective Telegram group. You copy this concept. Try to understand. If you still facing any query related to gravitational force, tension or normal, so you can ask definitely, right? So ये copy करो, then we'll start numericals. So thank you for watching this video, and I'll continue numericals in next video. Thank you.